ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 पे, और 13 नंबर चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं दिस इज द ओनली थियोरेटिकल चैप्टर इन ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का एकमात्र थ्योरी चैप्टर है। क्या थ्योरी है, क्या पढ़ना है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में क्लियरली हम समझेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा का चैप्टर का स्क्रीनशॉट ही ले आया हूँ, पूरी उसकी पीडीएफ ही ले आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ ये कहना चाह रहा है कॉमन एरर्स, हाउ टू अवॉइड देम। भैया कॉमन एरर्स को अवॉइड कैसे करें, तो इस पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत 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 शानदार होने वाला है, बिकॉज और बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। पूरा थ्योरी जो पूरा अंग्रेजी का है वो एक ही वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों लिए चलते हैं इसके वीडियो सोल्यूशन पे। सबसे पहले आता है दोस्तों एरर्स इन यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है अच्छे तरीके से ए और एन होता है, एक द होता है। ये मुख्य तौर पे ए और एन जो है इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये वहां यूज लिया जाता है जहां पे आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं, जैसे कि वंस देयर वाज अ क्रो। अरे बचपन से कहानी सुनते आए हो, आज तक पता नहीं है कौन सा कौवा था, बस एक कौवा था। यानी कि जहां जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वहां ए और एन लगाते हैं, जिसके बारे में जानते हैं उन्हें द लगाते हैं। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ये आपको समझ आ गया होगा। अब एन का यूज कहां है वो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो वो सारे वर्ड्स जो वॉवल साउंड वाले होंगे, जैसे कि ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स, और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट। तो एन एप्पल, एन एग, एन आउल। बात समझने आ रही होगी आपको कि किसी तरीके से अगर वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं तो वहां हम एन लगाएंगे। सेकेंड कह रहा है बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। कई बार ऐसे कुछ एच साइलेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं जहां एच बोला नहीं जाता है, वहां फिर से साउंड वॉवल की आती है। एन आर, एन ऑनरेबल मैन, एन एर, एन ऑनेस्ट मैन। ये एन एर को बिल्कुल ध्यान से रखें आप। एर का मतलब उत्तराधिकारी, और ये उत्तराधिकारी जो है वो एन वाला होगा। इसी प्रकार से दोस्तों ऑनेस्ट। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है। आप देखेंगे इसके पीछे नाउन जरूर मिलेगा, लेकिन चूंकि एच साइलेंट है और ये एडजेक्टिव का रूप है, इसलिए एन लगेगा मैन के लिए ऑनेस्ट के अनुसार। अगर अकेला ऑनेस्ट आता तो एन लगाते क्या, नहीं लगाते ना, नहीं लगेगा यहां पे। इसके अलावा दोस्तों कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स यानी अल्फाबेट्स दे रखे हैं। ये वो सारे अल्फाबेट्स हैं जो कि आपके वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, यानी इनसे शुरू होने वाला एक्रोनिम यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो है वहां एन लगेगा। एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, बोला ना मैंने, सारे वॉवल साउंड है।
लेटर्स दैट आर नॉट वॉवल्स बट बिगिन विद वॉवल साउंड, तो इसकी जब साउंड होएगी, इससे जो भी एब्रीविएशन बनाएंगे आप, वो हमेशा एन लगाएगा। एन एमएलए, एन आरएएफ, एन एनसीसी, एन एक्सरे, एन एचई, एन एसपी। समझ आ रही है बात आपको? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखें, ए का यूज कहां कहां है दोस्तों। ए का यूज है इन द सेंस ऑफ वन, ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचा भी नहीं पाया, यानी एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। तो ए का पहला यूजेज तो वन की जगह पे, वन की जगह पे ए का प्रयोग कर सकते हैं आप। दूसरा कह रहा है विद वन, यानी वन जो बोलते हो ना, वन ओ से शुरू हो रहा है, पर वॉवल साउंड दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो जब वॉवल साउंड नहीं दे रहा है, वहां एन नहीं लगाएंगे। अ वन आइड मैन, अ वन वे ट्रैफिक, तो अ लगेगा। अ 1 रुपी नोट। समझ आ रही है आपको? सेकेंड रूल कहता है जो भी कॉन्सोनेंट से बिगनिंग होने वाले साउंड है, जैसे आपका अ बॉय, अ बॉक्स, अ डॉग, वहां अ लगाएंगे आप। तीसरा, वॉवल लेटर्स हैविंग कॉन्सोनेंट वैल्यू। क्या मतलब है इसका? अभी हमने कहा ना वन, ONE वन, तो भाई जब वन लगाया तो वैसे तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट की। एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, शुरुआत हो रही है यू से, लेकिन य जो है ना वो वॉवल साउंड नहीं है। वॉवल साउंड सिर्फ अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे वॉवल साउंड हैं। तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन लैंग्वेज, अ यूनिक आर्टिकल, अ यूफेनिज्म, यानी कुल मिला के ए वहां लगाएंगे जहां साउंड वॉवल की नहीं है, जहां कॉन्सोनेंट की है। आगे बढ़ते दोस्तों, यूनिट्स और रेट्स में अ लगाते हैं। ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, पर मंथ जिसको बोलते हैं ना, एक महीने में इतना कमा लेता है, अ मंथ हो जाएगा। गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ क्लोथ, क्लोथ का 1 मीटर दो। तो जहां भी आप यूनिट लगा रहे हो, रेट दे रहे हो, वहां ए लगाते हैं। एक्सक्लेमेशनरी एक्सप्रेशन में जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन जो होता है वाव वाला, वहां पे जो सिंगुलर नाउन है काउंटेबल, वहां हम लगाते हैं अ। जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, हाउ सनी अ डे इट इज। तो जहां भी ऐसा हो रहा है, सिंगल आ रहा है, वहां पे अ लगाते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट, जब आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो, वो सिंगल यूनिट ही है। जैसे ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, तो अ कप एंड सॉसर पूरा एक साथ है, एक सिंगल यूनिट है। कप अलग, सॉसर अलग नहीं है। सॉसर मतलब प्याली, कप यानी कप, कप और प्याली को मिला के एक सिंगल यूनिट बोल दिया, अ कप एंड सॉसर। अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टबैको, वैसे तो पेपर अनकाउंटेबल है, अ नहीं आना चाहिए, बट पेपर टबैको को एक सिंगल यूनिट बना लिया तो अ लगा दिया अपन ने। आगे देखते हैं दोस्तों, विद सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, जैसे अ लॉट ऑफ, अ डजन, अ ग्रेट डील ऑफ, अ कपल ऑफ। इस तरह का जब भी आप लगाते हैं, कोई तरह का यूनिट आप काउंटिंग वाली लाते हैं, तब आप ए लगाते हैं। इसके अलावा विद अ पर्सन्स नेम टू इंडिकेट दैट द पर्सन इज परहैप्स अननोन टू द पर्सन एड्रेसिंग। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट नियम यहां पे कह रहा है, आप समझिएगा कि जब हम किसी इंसान का नाम तो जान रहे हैं, लेकिन इंसान को पहचानते नहीं है कौन है, तब हम ए लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अ मिस्टर रॉय इज एट डोर। क्या कहना चाह रहे हो आप? कहना ये चाह रहे हैं कि भैया एक मिस्टर रॉय आए हैं, अपन जानते नहीं है कौन है। जो अगर जानते नहीं है कौन है, सिर्फ नाम जानते हैं, वहां ए लगाना है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का नाम तो जान रहे हैं, लेकिन इंसान को नहीं पहचान रहे। चलिए आगे देखिए, विद अ स्पेशल मील टू सेलिब्रेट समथिंग और समवन्स ऑनर, आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स टू अ लंच टू सेलिब्रेट। एक लंच पे बुलाया, अ लंच हो गया। अ डिनर वॉज अरेंज्ड टू वेलकम, अ डिनर। तो स्पेशल कोई लंच है अगर, तो स्पेशल कोई डिनर है अगर, तो आप अ लगाएंगे सेलिब्रेशन के लिए जो हम मनाते हैं। टू मेक कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, क्या मतलब है दोस्तों? है तो वो प्रॉपर नाउन, इंसान का नाम है, लेकिन उसको आपने कॉमन नाउन की तरह ले लिया, वो उसकी प्रॉपर्टीज काम में ले लिया आपने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन इज अ सेकंड न्यूटन। न्यूटन की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, आपने उसका काम में ले लिया, ही इज अ सेकंड न्यूटन। भाई ये तो दूसरा न्यूटन है एक। अ डैनियल केम टू जजमेंट, डैनियल का मतलब यहां पे कोई एक बहुत वाइज पर्सन से है, तो जो वाइज पर्सन है उसके लिए अ लगाया है अपन ने। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तो,
नाउ दिस कंट्री नीड्स अ गांधी। क्या मतलब है भाई, गांधी जी वापस आ रहे हैं क्या? नहीं, आपने गांधी वाले क्वालिटीज एक इंसान के बारे में और अननोन के बारे में आपने कहा कि भैया अब एक गांधी ही चाहिए, तब आप ऐसा यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम द यूज की बात करते हैं। When we speak of a particular person or a thing already referred to, पहले रेफर कर लिया और उसके बारे में और वापस बताया। I dislike the fellow, वही वाला फेलो जिसके बारे में बात आई। एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं तो आपको, बहुत सिंपल सा। Once there was a crow, the crow was very thirsty, पहले रेफर कर चुके हैं, वापस बता रहे हैं, द लगाएंगे, सिंपल। दोस्तों बहुत फास्ट नहीं चल रहा मैं आपको पूरा चैप्टर लिमिटेड टाइम में कराना चाह रहा हूं, कहीं डाउट नहीं आएगी आपको। हो सकता है स्पीड थोड़ी फास्ट चल रही हो, अगर लग रहा है ऐसा तो भी आप बहुत आराम से सुनते चलें। और अगर आपको लग रहा है ना स्पीड, तो वैसे आपके YouTube में ऑप्शन है, आप स्पीड स्लो करके भी मुझे सुन सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज को बहुत क्लियरली मैं डिफाइन करूंगा, कहीं प्रॉब्लम कहीं डाउट नहीं आने दूंगा। चलिए साहब डिस्क्लेमर के बाद, अच्छा एक चीज तो रह गई ना हमारी, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने चैनल, यार सब्सक्राइब कर लो पहले, वो बहुत जरूरी है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, एक सिंगुलर नाउन जो है वो पूरी क्लास की बात कर रहा है, उस जैसे सभी की बात कर रहा है। द मैंगो इज कंसिडर्ड द किंग अमंग फ्रूट्स। द मैंगो, क्यों? हम सारे मैंगो की बात कर रहे हैं एक मैंगो से। अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। सेकंड कह रहा था एस इज यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन ही तो है, बेचारा जानवर है जिसपे भार लाद देते हो आप। द एस, गधा की बात कर रहे हैं अपन। द नाउन्स मैन और वुमेन, इनको द नहीं लगाते जनरली, मैन और वुमेन में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैन इज मोर्टल, सभी आदमियों की बात कर रहे हैं भैया, इंसान नश्वर है, ठीक है ना। आगे देखिए साहब, जैसे इसने एग्जांपल दिया, मैन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। भगवान के सबसे सारे क्रिएशन में सबसे बढ़िया कौन सा है? मैन है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद द नेम्स ऑफ, अब द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये द कहां कहां लगाना है दोस्तों? खाड़ियों के नाम पे, नदियों के नाम पे, समुद्रों के नाम पे, आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूहों के नाम पे, माउंटेन्स के, हिमालयाज एग्जांपल दिया, इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, सबके एग्जांपल इसने दे दिया है। वहां ये सारे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वहां आपको द ही द लगाना है बस। सर्टेन बुक्स, जो होली बुक्स होती ना, पवित्र किताबें, वहीं पे द वेदास, द पुराण्स, द बाइबल्स एग्जांपल दे दिए उन्होंने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द वायलिन, द तबला, ठीक है ना। इन्वेंशंस, आई हेट द टेलीफोन फॉर इट्स कांस्टेंट रिंगिंग। आपने इन्वेंशन की बात कर दी है कि मुझे तो ये इन्वेंशन ही ना पसंद भाई। पार्ट ऑफ बॉडी, ही वॉज वुंडेड इन द लेग, ये ध्यान रखना, पार्ट ऑफ बॉडी में द लगाते हैं अपन। रिलीजियस ग्रुप्स, अगर कोई रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस कम्युनिटी है, द सिख्स, द हिंदूज, द पारसीज। नेम्स एनफोर्सिंग लॉ, लॉ के वाले, जो लॉ एनफोर्स करने वालों के नाम, जैसे द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स, वहां द लगाना है आपको। पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द बीजेपी, तो जहां पॉलिटिकल पार्टी होगी वहां द होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स, जैसे द मकाऊ, जैसे द विक्रांत, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन पे, या यूं कहते हैं आपके एरोप्लेन पे, शिप के नाम पे आगे द लगाना है। बिफोर नेम्स ऑफ एन एम्पायर, डायनेस्टी और हिस्टोरिकल इवेंट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साम्राज्य है, अगर कोई राजवंश है, अगर कोई ऐतिहासिक घटना है, वहां द लगाना है अपने को। द गुप्ता डायनेस्टी, द ओल्ड स्टोन एज, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कोई भी इवेंट है वहां पे भी आप द लगाएंगे। क्लब्स, फाउंडेशंस एक्सेट्रा, जैसे द लॉयंस क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, जो भी इस तरह के क्लब रहते हैं वहां द लगाएंगे। बिफोर कॉमन नाउन्स डिनोटिंग यूनिक थिंग्स, जैसे आपके यूनिक थिंग्स हैं, एक ही है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स जैसे हम कहते हैं, द सन, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्टार्स, ये यूनिक हैं, ठीक है ना। विद सुपरलेटिव्स, हाँ एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, वहां द लगाते हैं। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। प्राइजेस वुड बी गिवन टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। आगे देखिए दोस्तों, विद ऑर्डिनल्स, ये क्या होते हैं भाई? देखो दो शब्द होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स होते हैं वो सारे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5,
ऑर्डिनल्स होते हैं वो सारे जो क्रमांक होती है, रैंकिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑर्डिनल्स के आगे द लगाना है अपने को, ऑर्डिनल्स के आगे। बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, अच्छा कंपैरेटिव डिग्री के भी आगे द लगता है, बिल्कुल लगता है, समझ लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला नहीं है, अभी एकदम क्लियर कर देता हूं। जब आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि दो में से किसी एक को निकाल रहे हैं, तब आप द लगाते हैं। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू। मैंने आपको कहा था ना, दो में से किसी एक की बात कर रहे हो, ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू। और ऊपर जो लिखा है इसे कहते हैं पैरेलल कंपैरेटिव, ठीक है ना। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब नाउन का पता हो तो एडजेक्टिव से पहले भी लग सकता है, जैसे द पुअर वुड फेवर हिम, जो भी पुअर लोग हैं ना सारे के सारे फेवर करेंगे। वी मस्ट नॉट शन द डिसेबल्ड, मतलब एक एडजेक्टिव नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरस्टूड है, वहां आप लगाते हैं द। अब बात करते हैं दोस्तों नाउन की। ये तो हमारे आर्टिकल चैप्टर हो गए। नाउन में कहां कहां एरर हो सकती हैं, उन्हें अवॉइड कैसे करना है। दोस्तों आर्टिकल चैप्टर आप अली आसानी से ले लें, आसानी में ले लें या कुछ भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। आप सोचते भी नहीं हो कि यार आर्टिकल की भी एरर आ जाती है, तो आर्टिकल की जब एरर आती है तो कोई बार नजर नहीं आती कि यार उसकी कौन एरर देखता है। ये बातें ध्यान रखनी बस आप। चलिए साहब, नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अब ये जो लिखे हुए ना वर्ड्स दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये नाउन्स जो यहां लिखे हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोइट्री, बिजनेस। ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनका प्लूरल नहीं कर सकते आप। सीनरीज नहीं कर सकते, स्टेशनरीज नहीं कर सकते, न्यूजेज नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, ये ध्यान रखना, इनमें सब में एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर ही हैं। ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन ये सिंगुलर ही रहेंगे। ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट, वर्ड, ये जो सारे वर्ड्स है ना ये सिंगुलर रहेंगे। लेट मी बाय सम फ्रूट, फ्रूट्स नहीं, आपने उसको एक सिंगल कम्युनिटी में डाल दिया, फ्रूट खरीदना है भैया, फ्रूट्स नहीं खरीदने। वर्ल्ड लाइक डजन, स्कोर, 100, thousands when preceded by a numeral, very very important। जब इनके आगे एक न्यूमेरल होगा, एक कार्डिनल होगा, एक नंबर होगा ना, इनका प्लूरल नहीं कर सकते आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करने वाली बात है, बुक में स्टार लगा दो आप। कि जैसे वर्ड्स जो डजन हो गए, स्कोर हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए। स्कोर क्या होता है पता है? स्कोर होता है 20, जैसे डजन 12 होता है ना, वैसे ही स्कोर 20 होता है। नोट कर लो, स्कोर यानी 20, डजन यानी 12। इनके आगे अगर नंबर लगा है तो इनका प्लूरल थोड़ी करा, डजन कैसे कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। 4 पेयर ऑफ शूज, 4000 स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स में एस थर्डी लगा, ये ध्यान रखना है अपने को। एक्सप्रेशंस एज अ 10 रुपी नोट, अ 2 आवर जर्नी, यानी ये हाइफन वाले जो हैं, सारे ध्यान से देखो आप, यहां हाइफन लगा हुआ है, यहां हाइफन लगा हुआ है, यहां हाइफन लगा हुआ है। 5 ईयर प्लान, ये हाइफन लगाना कब है भाई? ये हाइफन लगाना है जब आप उसको एक सिंगल यूनिट बना लो। 5 वर्षों का एक प्लान 5 ईयर प्लान कहलाएगा। 10 रुपयों का एक नोट 10 रुपी नोट कहलाएगा। तो जब आपने हाइफन लगा के उसको सिंगुलर कर दिया, वहां इनका प्लूरल नहीं करना है। अब ओनली प्लूरल में कौन से आते हैं वो भी देख ले भाई। कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पेजेंट्री, आर्टिलरी, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये प्लूरल ही हैं। द पुलिस हैव कॉट, कैटल आर ग्रेजिंग, ये अपने आप में प्लूरल है, इनमें एस की जरूरत नहीं है। आप एस ढूंढने गए तो हो गया काम। और ये सारे वर्ड्स हमेशा एस के साथ रहेंगे, इनको सिंगुलर मत कर लेना गलती से भी। सिजर्स, कैंची, ट्राउजर्स, पैंट जो होती है आपकी, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, रिमेन्स, रिचेस, गुड्स, मीजल्स, ये हमेशा प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। माई सिजर्स आर वेरी शार्प, माई स्पेक्टेकल्स आर मिसिंग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साहब। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, नाउन्स यूज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड होंगे ना, वो वर्ड सिंगुलर में भी ले लो भैया, प्लूरल में भी ले लो। कौन से वर्ड हैं? जैसे डियर, शीप, फिश, अपैरेटस और वेजेस, ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है भैया, इसका सिंगुलर नहीं करना है, इनका अलग से प्लूरल नहीं करना है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, आई सॉ अ शीप ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग, बात समझ आ रही है? शीप में आर भी आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, हमें एक ही वर्ड है,
प्लूरल भी यही वर्ड है, सिंगुलर भी यही वर्ड है, आप दूसरा वर्ड इसके लिए नहीं लाना है। चलिए साहब, कलेक्टिव नाउन्स एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। जैसे अ टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट। टीम सिंगुलर में भी वही वर्ड है, प्लूरल में भी वही वर्ड है, उसके लिए आप अलग से प्लूरल नहीं करेंगे। हाँ, कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन रहा है, जैसे भाई एक क्लास ये है, एक क्लास ये है और एक क्लास है, 3 क्लासेस है, 3 हो जाएंगी क्लासेस, और वैसे क्लास तो क्लास ही है। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल इन्होंने और दिए, देखिए, पीपल का क्राउड है, एंग्री पीपल का हर्ड है, वुल्स का पैक है, कॉर्न का हीप है। ये सारे वर्ड्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। पेपर्स की फाइल है, बुक्स की लाइब्रेरी है, फ्लैट्स की बिल्डिंग है, ब्लॉक है, जो भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है बॉस, ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। स्पेशली डिफेंस वाले स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाले जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। और जो बैंकिंग के कर रहे हैं उनके लिए पिछले वाले सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, उनमें बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, तो ये आप कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं भाई। वन ऑफ और एनी ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये जो नियम है ना दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ऐसे देखो तो नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब अगर 3-4 घंटे भी दे दो तो कम नहीं है, लेकिन इसमें जो क्रिस्प नियम लिखे हैं ना, टू द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है ना, वो इस बुक में दे दिए। अब आपको दूसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। वन ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, लिख दो कॉपी में, वन ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड विद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ओवर 1। जैसे इट टुक अस 1.5 आवर्स, भाई 1 के ऊपर कोई फ्रैक्शन है, अगर एक से बड़ा कोई भी फ्रैक्शन है तो मेरे भाई वो प्लूरल ही लेगा, सीधी सी बात है, एक से ज्यादा है ना, प्लूरल लेगा। चलिए साहब, प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ नेम विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। देखें, इसके बारे में भी कुछ अच्छे समझ लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर ये टेबल अपने को समझ आ गई ना, अपना आधा काम क्लियर हो गया भाई। फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव कहते हैं उसे, उसी का ऑब्जेक्ट मी है और उसी का पोजेशन माय है। और अगर रिफ्लेक्सिव कहें तो माई सेल्फ है। कहां यूज लेंगे वो अभी बता देंगे, बट ये जो टेबल है ना बॉस, ये पूरी प्रोनाउन का एकदम जिस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेबल तो भूलनी है ही नहीं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो अलग से कॉपी में और याद करने के लिए रख दो। अब आगे देखते हैं उनके नियम क्या हैं। और इंपॉर्टेंट नियम बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, इस किताब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम थे ना, वो नोट करके लिख दिए। और एकमात्र चैप्टर है जो पूरा थ्योरेटिकल है। चले चेक करते हैं। द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाई वंस, सीधी सी बात है। आप लिख लो, मैं एक लाइन बोलता हूं, वन शब्द के लिए कोई प्रोनाउन नहीं है। वन शब्द के लिए कोई प्रोनाउन नहीं है, तो वन के लिए प्रोनाउन वंस ही रहेगा ना भाई। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, सीधी बात है, एकदम क्लियर। दूसरा, वन का मतलब वन इन नंबर से है, तो प्रोनाउन इज इट। अगर वन का मतलब एक नंबर से है तो हो जाएगा ना, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तो उनमें से एक की बात हो रही है। जब एक की बात हो रही है तो वन ऑफ देम हैज गिवन हिज स्टडीज। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको यह समझना बहुत जरूरी है बॉस कि अगर वो वन ऑफ देम है तो हिज है, अगर वो वन है तो वंस है। वापस बोल रहा हूं, वन है तो वंस है, वन ऑफ देम है तो वंस नहीं होगा, हिज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। एवरीवन और एवरीबडी जो है मस्ट बी फॉलोड बाय हिज। एवरीवन और एवरीबडी के बाद हमेशा हिज आएगा। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हर व्यक्ति को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए भाई। ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ देयर पर्सन। जैसे एनीवन कैन डू ही। इन सब के साथ एक चीज बता दूं आपको, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, इनके लिए हिज आएगा। इवन जो ईच, एवरी, एनीवन, और जब तक हमें जेंडर नहीं गिवन है ना, इन सब के लिए ही लगाना है, ही या हिज, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। लेट मी डू इट, लेट आई थोड़ी आएगा। ऑब्जेक्टिव केस की टेबल यहां बनाई थी ना, मैंने कहा था टेबल इंपॉर्टेंट है। लेट अस गो, लेट वी गो थोड़ी होता है। लेट हिम, लेट हर, लेट देम, यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। बट और एक्सेप्ट के बाद भी हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़ के। तो आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सच एज इज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस। सच एज के बाद सब्जेक्टिव आएगा, बट और एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई हैव नो लाइकिंग्स फॉर सच अ मैन एज ही। सच एज ही, हिम नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलिए साहब, एंजॉय, अवेल, प्राइड, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, असर्ट, एब्सेंट आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव। इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव लगाना ही है बॉस। एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एंजॉयड अवरसेल्व्स, अवेल्ड माई सेल्फ। आई है तो माई सेल्फ आ गया, वी है तो अवरसेल्व्स आ गया, वो टेबल में लिखा हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग इन शब्दों में हमेशा रिफ्लेक्सिव केस लगाना ही है अपने को। 8 नंबर कह रहा है बॉस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड विद ये वर्ड्स। अच्छा, वो ऐसे वर्ब्स थे जिनमें रिफ्लेक्सिव लगाना ही लगाना था। ये ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ कभी नहीं लगा सकते। कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे, इनके साथ में कभी भी आप रिफ्लेक्सिव केस लगा ही नहीं सकते, नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पर्सन आ गए भाई। तो आपका ऑर्डर लिखेंगे क्या, 2, 3 एंड 1 लिख दो आप। 2, 3 एंड 1, यू, ही एंड आई। 231 याद कर लो ना यार, शॉर्टकट दे दिया मैंने आपको। 231, 231, 2, थर्ड एंड फर्स्ट, ऑलवेज यही रहेगा भाई। इन केस ऑफ प्लूरल, अगर ये बहुवचन हो जाता है तो फिर वी, यू एंड दे, 1, 2, 3। प्लूरल में 1, 2, 3 और सिंगुलर में 3, 231, 231। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अपन। हु डिनोट्स सब्जेक्ट एंड हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, ये लिख दो। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। सिंपल है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे हुम डिड यू अब्यूज, तुमने किसको अब्यूज किया, तो ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और नियम देख लेते हैं अपन। हुज जो है ना, वो आता है आपके लिए पर्सन के लिए, और विच का प्रयोग करते हैं लाइफलेस। लाइफलेस यानी जो इंसान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उनके लिए। दिस इज द टेबल विच। क्यों आया भाई विच, क्योंकि टेबल इंसान नहीं है। इंसान होता तो हुज लगाते अपन। विच कन्वेज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दैट एक्सप्लेन अ सर्टेन थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वापस से फिर बात कहते, विच जो है ना वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेगा, लेकिन दैट जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक बात करेगा, वो टू द पॉइंट बात करेगा, वो सर्टेन थिंग की बात करेगा। आई टेल यू द फर्स्ट थिंग विच आई रिमेंबर, जनरल बात कह दी कि भैया फर्स्ट थिंग जो मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट फॉर्म्स। स्पेसिफिकली आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करी, स्पेसिफिक हो गया दैट लगा दिया, जनरल हो गई विच लगा दिया। चलिए साहब, अब कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, लिख लेना है कॉपी में, जहां हु और विच नहीं आता है, जहां दैट आता है। जैसे आपका ओनली, एनी, इट इज, ऑल, सुपरलेटिव। वापस बता रहा हूं, ओनली, एनी, इट इज, ऑल, सुपरलेटिव, और इसमें एक सेम भी लिख देना, ऐसे एमी सेम। ही इज द ओनली मैन दैट, तो मैन के लिए तो वैसे ही आना चाहिए ना, हु आना चाहिए ना, बट यहां पे दैट फिक्स है। इन शब्दों के लिए आपको हमेशा दैट का ही प्रयोग करना है। इनके लिए आप कभी भी हु नहीं लगा सकते, हुम नहीं लगा सकते, हुज नहीं, कुछ नहीं लगा सकते। चलो आगे बढ़ो। ईच अदर, दो के लिए, वन अदर, दो से अधिक के लिए। इंपॉर्टेंट है बॉस, नोट नहीं कर रहे क्या आप? बुक को लिख, बुक आपके पास पड़ी है ना, फिर भी या तो अंडरलाइन मारते रहो या इंपॉर्टेंट नोट करते रहो। ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। राहुल एंड रेनू ईच अदर, दे हेल्प वन अनदर, सिंपल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड टू बी इज ऑलवेज बाय अ प्रोनाउन शुड बी नॉमिनेटिव, यानी सब्जेक्ट आना चाहिए। सिंपल बात बताऊं, लिख दो जो मैं बोल रहा हूं, लिख दो, लिख दो, अभी लिख दो। इज, एम, आर, वॉज वर्ग के बाद सब्जेक्ट आता है। वापस बोलो, इज, एम, आर, वॉज और वर, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये देखना, यही मिलेगा आपको।
इट वॉज ही, हिम नहीं आया, ही हु डिड इट। इफ आई वर ही आई वुड नॉट गो। तो आपको जो नियम मैंने लिखवा दिया ना, इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्ट आता है, बस खत्म, वही जो नियम यहां लिखा है इन्होंने। When the same person is subject and object, we use reflexive। ये बताया ना उसने कि भाई रिफ्लेक्सिव कब आएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव लगा दो भाई। आई कट मी नहीं आएगा, आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग, है कि नहीं। तो आई कट माई सेल्फ, जब मैं सब्जेक्ट में भी हूं और ऑब्जेक्ट में भी हूं तो ऑब्जेक्टिव की जगह रिफ्लेक्सिव लगाना है, याद रखना है अपने को। When pronoun is object of a verb or preposition, it should be an objective case। सिंपल है ना। अभी देखो यहां हमने पढ़ा था let का, याद होगा आपको, let के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक उसी प्रकार से वर्ब के बाद और preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। These books are for you and me, for एक preposition है। Between him and me, between क्या एक preposition है। तो वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। नियम है, नियम याद करने हैं बॉस अपने को। रिलेटिव प्रोनाउन वो वहां पे प्लेस हो जितना नजदीक हो सके एंटीसीडेंट के। क्या मतलब है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जिसके लिए आगे बात कही है ना वो उसके नजदीक ही होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। देखा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई हैव रेड शेक्सपियर्स वर्क्स हु वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब बताओ जरा, ग्रेट ड्रामेटिस्ट कौन था, शेक्सपियर था या वर्क था? शेक्सपियर था ना। तो आप इसको उल्टा करिए ना, आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हु। शेक्सपियर के लिए हु लिखा है तो शेक्सपियर को हु के नजदीक ले जाना पड़ेगा। सिंपल कहानी है, ठीक है ना। चलिए, आखिरी नियम है, द केस ऑफ प्रोनाउन फॉलोइंग देन एंड एज इज डिसाइडेड बाय मेंटली सप्लाइंग द वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द सेंटेंस। सिंपल बात है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा ना, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। वापस बोल रहा हूं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। शी इज टॉलर देन आई, क्यों? शी एक सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। आई लव यू मोर देन ही, क्या मतलब है भाई? मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं। आई लव यू मोर देन हिम का मतलब है मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं उससे। दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, अलग अलग हो गया ना। चलिए, एरर्स इन द प्रेपोजिशन। दोस्तों अगर सच में आपको ग्रामर का सब कुछ करना है ना, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अब स्टार्ट हो, एक एक चीज को आप आराम से। एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। दोस्तों मैंने कहा आपको कि प्रेपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। एट का प्रयोग कहां करते हैं? जब डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं, जैसे एट 5 o'clock, घड़ी का जो फिक्स टाइम है ना, वहां आप एट लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एट 9 AM, तो घड़ी के टाइम के लिए एट लगाना है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विद फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स है ना, उनके साथ एट लगाना, एट होली, एट दिवाली, ठीक है ना। इनका प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? इनका प्रयोग करते हैं जब पार्ट्स ऑफ डे हो, जैसे फॉर एग्जांपल नून है, नून को छोड़ देते हैं। जैसे इनका प्रयोग करते हैं मंथ्स में, सीजन्स में, ईयर्स में और पार्ट ऑफ डे में। दिन का कोई भाग है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। नून के साथ क्यों ऐट आता पता है? क्योंकि स्पेसिफिक है। नून का मतलब एग्जैक्ट दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे घड़ी का टाइम हो गया, घड़ी का टाइम हो गया तो नून लगा दिया, नून लगा दिया तो ऐट लगा दिया, सिंपल। यहां पे हम बोल रहे हैं कि दिन का कोई पार्ट हो, इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से मंथ, सीजन, ईयर्स, इसमें इन लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, ही टेक्स वॉक इन द आफ्टरनून, इन समर द वेदर इज वार्म। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में रेफरिंग द पीरियड इन विच द एक्शन में टेक प्लेस। इन फ्यूचर ऐसा होगा, वहां इन लगाना है आपको। ऑन का प्रयोग कहां करेंगे? जब आप डेज की, डेट्स की बात करते हैं। जैसे डेट है आपका 1 जून, डेज की बात है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वहां आप एट लगाएंगे, आगे ऑन लगाएंगे, सॉरी। बाय, बाय का प्रयोग वहां किया जाएगा जब बाय द लेटेस्ट टाइम, यानी अभी तो एकदम इस समय तक ऐसा हो जाएगा वाला। जैसे द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5, तक कहते हैं ना, तक, इतने बजे तक ऐसा हो चुका होगा। तो कई बार जब आपको लेटेस्ट टाइम जब एक्शन होने वाला है या हो चुका होगा, वहां आपको बाय का प्रयोग करना है। फॉर इज यूज विद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यस, आपको याद होगा दोस्तों, टेंसेस हमने देखे थे जहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग करना था। तो जहां पीरियड ऑफ टाइम है वहां फॉर लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे आई हैव बीन हियर फॉर 3 years,
3 years, 3 hours, 3 weeks कुछ भी आ जाता तो हम for लगाते, 3 o'clock आ जाता तो since लगा लेते, आपको याद होगा। ये आ ही गया देखो। Since is used for the point of time when used in the action begins and continues, यानी perfect continuous के अंदर। He has been ill since last Tuesday, तो अगर वो specific time है तो since लगाओ, वो period of time है तो for लगाओ। From refers to the starting point of action, जैसे from USA, from a spring, starting point क्या है उसके लिए हम from का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं preposition of position की, भैया position के prepositions क्या क्या हो सकते हैं। जैसे at, तो at हमेशा exact point की बात हो रही है। The tourist stayed at tourist hotel, at Oxford, at the door, जहां आप बहुत स्पेसिफाइड प्लेस बता देंगे वहां at लगेगा। दूसरा है लार्जर एरियाज में इन लगाएंगे, जैसे ही लिव्स इन बॉम्बे, जो भी लार्जर एरिया होगा वहां इन लग जाएगा। बिटवीन का प्रयोग दो पर्सन और दो चीजों के बीच में होगा, जैसे शेयर दीज स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, उनके और मेरे बीच में बांट दो भैया, बिटवीन आ गया दो के लिए। और अमंग अगर दो से अधिक है तो, जैसे डिवाइड द स्वीट्स अमंग 3 बॉयज, ठीक है ना। और अमंग का ही एक भाई है, अमंगस्ट, सेम मीनिंग है, मेरी बात को याद रखना, सेम मीनिंग है, बस वो वॉवल साउंड से हो रहा है। अमंगस्ट अस, अमंग देम, अमंग द 3 बॉयज। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अमंग, अगर वॉवल साउंड है तो अमंगस्ट, बस इतना ही फर्क है, बाकी मीनिंग बिल्कुल सेम है। और देखिए दोस्तों, अबव का प्रयोग हमेशा हायर देन, अबव का प्रयोग हमेशा एक लेवल से ऊपर, लेवल से ऊपर के लिए आता है हायर देन। इट हैज शेडी अंडर, सॉरी, द सन रोज अबव द होराइजन, अबव द होराइजन, होराइजन से ऊपर, एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर के लिए आता है अबव, याद रख लो। मैं ना टू द पॉइंट क्रिस्प बात ही कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। हाँ, इधर उधर की बात में बाद में करेंगे। चलिए, बिलो इज यूज्ड एज लोअर देन, बिलो का प्रयोग लोअर देन के लिए होता है। अंडर इज यूज्ड वर्टिकली बिलो, जब कोई चीज वर्टिकली सीध में नीचे होती है तो अंडर आ जाता है, इट इज शेडी अंडर द ट्री। लेकिन बिलो कब आता है, जब लोअर देन की बात होती है, उससे कम, लेवल से कम, लेवल से अधिक अबव, लेवल से कम बिलो। व्हेन द सन सेट्स इट गोज बिलो द होराइजन, सिंपल सी बात है। अच्छा, ओवर जब वर्टिकली अबव होगा, वर्टिकली अगर ऊपर है, उसी सीध में ऊपर है तो हम लगाते हैं ओवर, और अगर उसी सीध में नीचे है तो लगाते हैं अंडर। बीनीथ जनरली एक लोअर पोजीशन के लिए आता है, ग्राउंड वाज स्लिपरी बीनीथ हर, यानी उसके नीचे, जनरली पोजीशन की बात कर रहा है। देखिए, पोजीशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कैसे है, टू का प्रयोग कब करते हैं, जब आप एक प्लेस से अनदर जगह की बात कर रहे हैं, वी वॉक टू द रिवर, है ना। टूवर्ड्स जब आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हो, जैसे ही सॉ मी रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, ये हो गया उसको जाना, ये उसकी तरफ जाना, डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ। इनटू डिनोट्स मोशन टूवर्ड्स इनसाइड, कोई चीज इनटू है, बाहर से अंदर आया, इनटू लगाएंगे, जहां मोशन है वहां उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए इनटू है। शी फेल इनटू अ डिच। एट रेफर्स टू एम, और याद रखना एम्ड एट, एम्ड एट फिक्स कर लो मेरे भाई। फॉर डिनोट्स डायरेक्शन, जैसे आई विल लीव फॉर पूना, के लिए, जहां जा रहे हो वहां के लिए, तो वहां फॉर आ गया। अगेंस्ट शोज प्रेशर, उसके अगेंस्ट में, ऐसा समझ लें आप। शी क्लीन द एज ऑफ हर नाइफ अगेंस्ट द प्लेट, यानी कि उस पोजीशन में जहां वो उसके साथ है, यानी यूं समझ लें उसकी और है, उसकी और झुकाव है, उसके और सहारे पे है। ही लीन्ड अगेंस्ट द ट्री, ट्री के सहारे वो खड़ा हुआ है कि नहीं, तो सहारे के लिए आता है। ऑफ रेफर्स टू सेपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ हमेशा सेपरेशन के लिए आएगा, अलग होने के लिए आएगा। जैसे किम फेल ऑफ हिज चेयर, अलग होके गिर गई, है कि नहीं। फ्रॉम रेफर्स टू पॉइंट ऑफ डिपार्चर, कहां से निकल रहा है उसके लिए फ्रॉम आएगा, तो ये बहुत चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब प्रीपोजिशन के अदर और यूज क्या क्या हैं, जैसे अबाउट, अबाउट शोज नियरनेस, के नजदीक कुछ है। आई वॉज अबाउट टू गो, जाने ही वाला था, गया नहीं था, नजदीक था। ही वॉज अबाउट टू, फादर इज अबाउट टू रिटायर, नजदीक है, नियरनेस के लिए अबाउट लगाते हैं अपन। अलोंग यानी के साथ साथ, जैसे शी लेड देम अलोंग द कॉरिडोर, के साथ साथ, इन द सेम लाइन।
आफ्टर यानी बाद में, सीक्वेंस में, केम आफ्टर मी मेरे बाद में आया, सून आफ्टर, ठीक है ना। अक्रॉस यानी फ्रॉम वन साइड, एक सिरे से होकर, हिंदी में कहते हैं से होकर। ही ब्लू अ क्लाउड ऑफ स्मोक अक्रॉस द टेबल, से होकर, अक्रॉस द फील्ड, से होकर, अक्रॉस, ठीक है ना। बिफोर का मतलब हो गया इन फ्रंट ऑफ, जैसे उसके सामने है। अ थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, जज के बिल्कुल सामने लेके आए भाई, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ, बैक ऑफ। द सन वेंट बिहाइंड अ क्लाउड, क्लाउड के पीछे चला गया भाई। बियॉन्ड यानी से परे, से बाहर। दिस इज बियॉन्ड हिज पावर, उसकी पावर से भी बाहर है भैया ये तो। बिसाइड्स मीन बाय द साइड ऑफ, के साइड में, के साइड में मतलब बिसाइड्स का मतलब हो गया कि ये शायद यहां में स्प्रिंट है, एस नहीं आएगा, मैं इसलिए वापस मुड़ा, एस नहीं आएगा। बिसाइड यानी के नजदीक, बिसाइड्स यानी के अलावा, वापस बोल रहा हूं सुन लीजिएगा। बिसाइड यानी के साइड में, यानी नजदीक में, पास में, नियर में। बिसाइड्स यानी इन एडिशन टू, उसके अलावा, उसके साथ साथ, यहां बिसाइड्स आ जाएगा। तो यहां बिसाइड्स के साथ साथ, बिसाइड्स यानी उसके पास में। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमको कहा गया है दोस्तों वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये दोस्तों एक बार आप ही को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका अबाउंड विद, एब्सटेन फ्रॉम, ऑल्टरनेट विद, एंग्री विद, एम एट, कॉज ऑफ, कॉरस्पॉन्ड विद, कन्विक्ट ऑफ, ये सारे एक बार पढ़ लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इवन यहां पे भी आपको दे रखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे आप लोग। अच्छा, कुछ स्पेशल केस, ये सब उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि अगर मान लो एडमिट टू आएगा तो हॉस्पिटल आएगा, अपीयर फॉर एग्जामिनेशन आएगा, बिगिन ऑन आएगा, ब्लो डाउन ऑन, मतलब किसके साथ क्या लगाना है। स्पेशल केसेस में क्या होता है, जैसे किसी इंसान से डील कर रहे हो, डील विद हो जाएगा, किसी चीज में डील कर रहे हो, इन हो जाएगा। तो इनके सबके स्पेशल केसेस हमेशा पढ़ के रखें आप, ये सारे स्पेशल केसेस यहां पे दे रखे हैं। अब सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंजंक्शन की तरफ। अगला चैप्टर, अगला पॉइंट, कंजंक्शन यानी संयोजक, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। स्केर्सली और हार्डली फॉलोड बाय व्हेन, ये तो बहुत बेसिक चीज बता देता हूं आपको, याद करवा दी मैंने, वीडियो में बोला एक दो बार और भी मैंने। स्केर्सली वाई से खत्म हो रहा है, वाई के नजदीक डब्ल्यू आता है, व्हेन आएगा, सीधी सी बात है। स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा, और वैसे नो सूनर और नो अदर, आर से खत्म हो रहा है, देन आएगा। याद कर लो ना, सिंपल शॉर्ट ट्रिक है ये। स्केर्सली यानी वाई से खत्म हो रहा है, व्हेन आएगा। हार्डली के साथ भी व्हेन आएगा, ये दोनों चीजें याद रखनी है। दो के साथ येट आएगा, ये ध्यान रखना है। दो यानी हालांकि, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, हालांकि उसने हार्ड वर्क तो किया लेकिन फिर भी फेल हो गया। सो स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा और दो के साथ येट आएगा। आगे नो सूनर के साथ देन, मैंने अभी कहा था नो सूनर, आर से खत्म होता है ना, THAN आएगा, THAN, EN नहीं, AN, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ही ड्रॉप्ड। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए साहब, लेस्ट एक नेगेटिव है, देखो लेस्ट इज नेगेटिव एंड सो शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। लेस्ट आ गया ना, अब नॉट की जरूरत नहीं है। लेस्ट को हिंदी में कहते हैं नहीं तो, जब खुद ही नेगेटिव है तो भैया नॉट और क्यों लगाएं। और लेस्ट को जो अलग से अपना खुद का पर्सनल हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो है शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही लगाना है। इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ऑलवेज फॉलोज बाय शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे भाई। चलिए साहब, बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एंड, नॉट बाय एज वेल एज। बोथ के साथ एंड आता है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कंजंक्शन का निचोड़ आपके लिए है। एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल लाख रुपए का, ऐसे समझ लें आप। चलिए साहब, तो बोथ के साथ एंड आ गया। सो एज इज यूज्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। सो एज नेगेटिव है, एज अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। एज पॉजिटिव, सो एज नेगेटिव। एज पॉजिटिव, सो एज नेगेटिव। He is not so tall as his brother, he is as tall as brother. Simple. वह उतना टॉल नहीं है जितना भाई है, so as। वह उतना टॉल है जितना उसका भाई है, as। चलिए, other is followed by then, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, other than, other from नहीं आता, other than।
द वर्ड रीजन इज नॉट फॉलोड बाय बिकॉज। वेरी इंपॉर्टेंट है ना भाई। रीजन का मतलब होता है कारण, बिकॉज का मतलब होता है कारण, तो फिर दोनों कारण 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 हो जाएगा ना। अगर रीजन आ चुका है तो आप सीधा दैट लगा दो, द रीजन इज दैट, और खत्म। द रीजन इज बिकॉज, अरे रीजन में भी कारण आ गया, बिकॉज में भी कारण आ गया, नहीं चलेगा। द रीजन व्हाई ही डिड नॉट गो वाज दैट हिज मदर वाज इल, सिंपल। बिकॉज डोनेट्स रीजन, इन ऑर्डर डोनेट्स पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बिकॉज में कारण है, इन ऑर्डर दैट में पर्पस है। ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल, कारण है ना, इल था वो। ही वेंट टू दिल्ली इन ऑर्डर दैट ही माइट सी, इन ऑर्डर दैट मतलब आप पर्पस बता रहे हो, यहां पर्पस है, वहां क्यों गया, जाने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ठीक है ना। चलिए, वर्ड्स सच एज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, मेंशन, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें एज आता है, याद रखना, एज आता है। आई रिगार्डेड हर एज माई सिस्टर, ही वॉज ट्रीटेड एज अ स्लेव, एज आएगा इन वर्ड्स में, ध्यान रखना है अपने को। एज एंड सिंस आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस रीजन, रीजन के लिए एज भी आता है, बिकॉज तो आता ही है, वो तो हमने देख लिया, बिकॉज एज भी आता है और सिंस भी आता है रीजन बताने के लिए। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक, क्योंकि वो नहीं था, एज। neither is followed by nor and both are followed by same auxiliary verb, very very important। neither को nor चाहिए, ये important है, दोनों के auxiliary verb same होने चाहिए। neither Ravi nor Raju was seen, neither did I nor did I, क्या ये बात समझ आ रही है, जो इधर आया है वही उधर आएगा, सिंपल। सेम रूल आइधर में, आइधर के साथ और आएगा। unless until if not so that, ये नॉट नहीं आएंगे इनके साथ, ये खुद ही नेगेटिव है ना यार, अनलेस भी नेगेटिव, अनटिल भी नेगेटिव, इफ नॉट में नॉट है। वेट हियर अनटिल आई कम, अनटिल आई नॉट कम गलत हो जाएगा। डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न, अनलेस आई रिटर्न, तो ये नेगेटिव है खुद ही, जब खुद ही नेगेटिव है तो और नॉट नहीं लगा सकते। इफ इज यूज एज कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्या है, वेदर इज यूज एज अनसर्टेनिटी, ये नोट कर लो कॉपी के अंदर। इफ कंडीशन के लिए आएगा, वेदर अनसर्टेनिटी के लिए आएगा। जहां निश्चितता डगमगा रही है, अनसर्टेनिटी है, वहां लगाएंगे वेदर, और जहां कंडीशनल कहना है वहां लगाएंगे इफ। एग्जाम्पल यहां होगा, देखिएगा, इफ ही डज नॉट रिटर्न ही विल नॉट बी एबल समथिंग समथिंग समथिंग, आई डोंट नो वेदर ही वॉज प्रेजेंट, तो यहां वेदर लगा दिया, मतलब डाउट है, जहां डाउट है वहां वेदर है, और ऊपर में तो कंडीशन है, तो इफ और वेदर का डिफरेंस भी क्लियर हो गया हमें। To express time before use until or till and the express how long or how long, कैसे? टाइम जो पहले का है उसको बताना है तो until या till लगाएं, और अगर नहीं तो express how long as long as करें। जैसे he continued to be lazy until B was 10 years old, जब तक वो 10 साल का था ना तब तक तो बहुत लेजी था, तो आपने उस समय की बात की है। कितने समय तक, वर्क एज लॉन्ग एज यू लिव, जितने समय तक तुम करना चाहो, एज लॉन्ग एज, तो जितने समय तक के लिए आता है एज लॉन्ग, और कितने समय के लिए हुआ वहां आ गया बिफोर, ठीक है ना। चलिए, सच के साथ एज आता है, जैसे वी टॉक्ड अबाउट सच सब्जेक्ट्स एज द वेदर, तो वहां दैट लगाना है। लाइक के साथ, लाइक इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, लाइक इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, एज इज फॉलोड बाय अ क्लॉज, ध्यान रखना, एज के बाद एक क्लॉज आएगा, अकेला प्रोनाउन नहीं चलेगा, लाइक में आएगा। ही रन्स लाइक मी, लाइक के बाद प्रोनाउन आ गया। ही रन्स एज आई डू, आई डू क्या, एक तरह का क्लॉज है, क्लॉज मतलब यूं समझ लीजिए सेंटेंस का छोटा पार्ट, तो यहां पे हमेशा क्लॉज आएगा एज में, और यहां हमेशा ऑब्जेक्ट मतलब यूं समझ लीजिए प्रोनाउन आएगा। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है वर्ब ऑलवेज फॉलोज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो वर्ब है ना वो हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। एक सिंपल सा नियम ध्यान रखो, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, कुछ भी समझ लो आप। चलिए साहब, अब कुछ नियम है, एक एक करके पढ़ लेते हैं इस किताब से। सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब, सीधी सी बात है यार, सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर होगा, खत्म बात, सिंपल कहानी। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सिंपल सा। और याद रखना, वर्ब को सिंगुलर करना है तो एस लगेगा, वर्ब को प्लूरल करना है तो एस हटेगा, नॉर्मल वर्ब रहेगा। याद करो एक एक चीज को जो मैं बोल रहा हूं। टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड विल
ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर दो एंड से सब्जेक्ट जोड़े, आपने दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े हैं, वो हमेशा रहेंगे आपके प्लूरल ही। कैसे? द डॉक्टर एंड नर्स वर्क टुगेदर, डॉक्टर एंड नर्सेज वर्क टुगेदर, डॉक्टर्स एंड नर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड से जुड़े हैं प्लूरल ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों तरफ सिंगुलर है ना बॉस, तो आपको सिंगुलर ही मानना है। राम भी सिंगुलर, श्याम भी सिंगुलर, और लगा दिया, सिंगुलर रहेगा। और या नॉर से जुड़ने वाले सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमेशा सिंगुलर रहेंगे। अ डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग। सिंपल है दोस्तों। अब जो आने वाली ना चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पर बहुत ध्यान देना है आपको। अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय or nor will take a singular or plural verb depending upon which subject is nearer the verb। सिंपल सी बात कह रहा है वो। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ज्वाइंट किए हैं, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल है। इट विल टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट विच इज नियरर द वर्ब। जो सब्जेक्ट के नियर है ना, जो वर्ब के नियर है ना, बस उस सब्जेक्ट का कहना मानना है। सिंपल बात, जो सब्जेक्ट के नजदीक है, जिस भी सब्जेक्ट के नजदीक हमारा वर्ब है, वही काम में लेना है। नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स आर, तो आर कब आएगा? जब फ्रेंड्स हो जाएंगे तब। अगर फ्रेंड्स उधर होते और दीपक इधर होता तो इस हो जाता। ये छोटी छोटी बातें ही तो ध्यान रखनी है भाई। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड प्रेडिकेट इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट एग्री इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट इट्स प्रेडिकेट। सिंपल बात है ना यार। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, स्टार्टिंग में मैंने कहा वर्ब ऑलवेज फॉलोज द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट से मतलब नहीं है। प्रेडिकेट क्या है? अरे सब्जेक्ट को छोड़ के सारा प्रेडिकेट है भाई। ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक बात से पड़ता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यानी कि फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल एटीट्यूड आर विनिंग कॉम्बिनेशन। द विनिंग कॉम्बिनेशन इज फिजिकल कंडीशनिंग। तो फिजिकल कॉम्बिनेशन आया, इज लगा दिया, एंड लगा के प्लूरल हुआ, आर लगा दिया। कुल मिला के एक ही बात है बॉस। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पीछे कौन है मतलब नहीं है, उसे छोड़ दो उसे। चलो साहब। इनडेफिनिट प्रोनाउन सच एज समवन, समबडी, एनीवन, नोबडी, ये सब वो सब जो हैं, ये सब सिंगुलर हैं। समवन हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, वन हो गया, नो वन हो गया, नीदर हो गया, ईदर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये सिंगुलर रहेंगे। इन्हें इनडेफिनिट कहते हैं। मालूम नहीं है ना कौन किसी के बारे में कह रहे हैं। जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स, ईच सिंगुलर है, कॉल्स आएगा, ध्यान रखना है आपको। इनडेफिनिट प्रोनाउन विच इंडिकेट मोर देन वन, जब सेवरल की बात हो जाए, फ्यू की बात हो जाए, बोथ की बात हो जाए, मेनी की बात हो जाए, जब प्लूरल के हो जाएंगे तो वह प्लूरल की लगा लेना मेरे भाई। सेवरल ऑफ द फील्ड्स रेगुलरली रन फॉर, रन आ गया, एस नहीं आया। ई बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर आया, रिक्वायर्स नहीं आया। तो बस ये ध्यान रखना है, यही तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे के ग्रामर के पोर्शन को एकदम क्लियर कर देगा। एक एक चीज को मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको। कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि फ्लीट, आर्मी, कॉमिटी, क्राउड, ये जो हैं ये सिंगुलर हैं व्हेन ग्रुप वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर वो सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी तो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर की तरह करेगी तो सिंगुलर वर्ब लेगी। जैसे द ज्यूरी हैज रिएक्टेड या रीच्ड, द टीम रन्स इन द स्मूथ वे। यानी जब भी वो सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी उसे सिंगुलर ही कंसिडर करा जाएगा। जैसे ही उसमें कोई बात ऐसी आ गई जो उनमें कोई डिफरेंसेस शो कर दे, कोई तरह का आपको कोई तरह का डिवाइड हो जाए, तो फिर प्लूरल ले लेंगे। कलेक्टिव नाउन्स आर प्लूरल व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग इंडिविजुअली एंड हेंस टेक प्लूरल। इंडिविजुअली मेंबर्स की बात हो रही है। द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड, आर्ग्यू किया ना, अलग अलग हो गए ना, डिफरेंसेस शो हो गए। डिफरेंस शो हो जाए, डिवाइड शो हो जाए, हमेशा प्लूरल ही लेना है, ध्यान रखिएगा। सम वर्ड्स जैसे कि न्यूज, मीजल्स, मम्स, ये एस से खत्म होते हैं, बट ये सिंगल थिंग है, सिंगुलर लेंगे। जैसे 7 o'clock, न्यूज इज अबाउट टू बिगिन, न्यूज सिंगुलर है, एस से फर्क नहीं पड़ता है। सम वर्ड्स जो कि सिजर्स, ट्राउजर्स वगैरह एस से खत्म होते हैं और ये हमेशा प्लूरल लेंगे, ध्यान रखना। बट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दैट सेम थिंग। ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। द सिजर्स आर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखें, सिजर्स आर आएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल रहेंगे, वो जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर रहेंगे। और नाउन में उसे और हमने क्लियर कर ही दिया था। वर्ड्स जो कि पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, ये सब जो है ना, ये सिंगुलर ही हैं।
जैसे मैथमेटिक्स इज अ से फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा ऐसा कुछ भी। टाइटल ऑफ बुक्स आर सिंगुलर, सिंपल सी बात है। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी कह लो। जॉन, टॉम जॉन्स, बुक का नाम है ना, वो सिंगुलर रहेगा। एक सिंगल बुक है ना, प्लूरल हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सम नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट एन अमाउंट, जैसे अ फ्रैक्शन, एलिमेंट ऑफ टाइम, उनको आपको सिंगुलर करना है, सिंगुलर वर्ब लेना है। जैसे 60 मिनट्स, अब वैसे तो 60 मिनट बहुवचन है, प्लूरल ही होगा, लेकिन उसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर किया है। 60 मिनट्स इज एनफ टू फिनिश द वर्क। आपने 60 मिनटों के टाइम को एक सिंगल यूनिट में डाल दिया कि भैया ये तो बहुत पर्याप्त है समय, ठीक है ना। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एज वेल एज, तो हमेशा एक्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं, तो पहले वाले का मानेंगे, बाद वाले का नहीं मानेंगे, ठीक है ना। मैनी अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैनी अ ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर। मैनी अ सिंगुलर, मैनी प्लूरल, मैनी अ सिंगुलर, मैनी प्लूरल। तो मैनी अ मैन हैज ड्रॉन, सिंपल बात है भाई। टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर विद, तो भी अगेन वो तो पहले वाला लेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। विद से जुड़े हैं तो भी आपको पहले वाले का लेना है। द प्रिंसिपल टुगेदर विद, यानी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेंगे, स्टूडेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा वो ध्यान रहे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। विद से पहले प्रिंसिपल है, वॉज लगाया। विद से पहले स्टूडेंट्स हैं, वर लगा दिया। सिंपल काम करना है भाई। द नंबर ऑफ जब भी आ जाता है सिंगुलर रहेगा। द नंबर ऑफ जब भी आ जाता है सिंगुलर रहेगा। द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल, द नंबर हमेशा सिंगुलर रहेगा। अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल रहेगा। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग। टू सब्जेक्ट्स अगर एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं सिंगुलर रहेगा, जैसे ब्रेड एंड बटर। एंड लगा हुआ है, आप कहेंगे सब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वो तो एक ही आइडिया ना, सिंगल चीज है ना भाई, ब्रेड एंड बटर। सिंगुलर रखो, इज कर दो। When adjectives such as much, less, little and more are used as nouns, they must have singular verb. यानी a little of good habits makes our, यानी ये जो सब है ये सिंगुलर है। much हो गया, less हो गया, little हो गया, इन पर सिंगुलर ही ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे टेंसेस पढ़ेंगे और जेरेंड्स पढ़ते हैं धीरे धीरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेस। टेंसेस में क्या क्या एरर हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। The changed form of verb that indicate time of action are called tenses of the verb. भैया आपको जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस बता दे उसे टेंसेस कहते हैं, बेसिकली हिंदी में जैसे काल कहते हैं। अब आप समझें, when the verb is in the principal clause and in the past tense, the verb of the subordinate clause should be in the past tense. सीधी सी बात है। प्रिंसिपल कॉज यानी जो मुख्य बात है वो अगर पास्ट में है, तो फिर जो सबॉर्डिनेट कॉज, जो उसका सबॉर्डिनेट है उसके बाद वाला है, वो भी पास्ट में ही होगा ना भाई। ही सेड दैट, अब ये ही सेड दैट आ गया ना भाई, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में होगा। ही हैड फिनिश्ड। आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट हर मदर वॉज इल, इज आ ही नहीं सकता है। कुल मिला के अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जरूरत नहीं है आपको। प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट, प्रिंसिपल यानी मुख्य, मुख्य बात अगर पास्ट में है तो फिर उसके आगे कनेक्टिंग बात भी पास्ट में होगी। आगे लिखा हुआ बड़ा पास्ट टेंस इन प्रिंसिपल क्लॉज मे और मे नॉट बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट इफ द लेटर एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल और हैबिचुअल ट्रुथ। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही होगा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो फिर सबऑर्डिनेट पास्ट में होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई ऐसी बात आ रही है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सार्वभौमिक सत्य है, सदा सत्य है, वो प्रेजेंट में आएगी तो चलेगी। कब? जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तब। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा, क्या कहा? कि भैया अर्थ जो है सन के राउंड रिवॉल्व करती है। कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूं जिसमें हमेशा आपको पास्ट का लगाना है, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ के। जैसे सेड दैट आया, इन्फॉर्म्ड आया, वैसे ही आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर यहां अंडरस्टूड दैट आता, फाउंड दैट आता, आस्क्ड आता, इसकी जगह मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आता, फाउंड दैट मैं बता चुका हूं। तो ऐसा कोई चीज आएगा तो वो सेंटेंस पूरा पास्ट में रह जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। एनी टेंस मे बी यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ इट गिव्स अ कंपैरिजन बाय यूजिंग वर्ड देन। अगर THAN का प्रयोग किया जा रहा है
तो फिर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी तरह का टेंस डालें, कोई आपत्ति नहीं है। ही रेस्पेक्टेड यू मोर देन ही रेस्पेक्ट्स हिज अंकल। अगर आगे वाला पास्ट में है और कनेक्शन जो है कंपैरिजन कर रहा है THAN से, तो आगे वाला प्रेजेंट में हो सकता है आज जो आपकी रिस्पेक्ट करता है या अंकल की करता है, उससे पहले वो ऐसा करता था, समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला चलेगा, यहां पे पास्ट चलेगा, देन से कनेक्ट होने वाला प्रेजेंट में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी टेंस कैन बी यूज्ड वाइज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन अ कोटेशन। अगर कोटेशन में हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर पढ़ा है ना हमने, तो जब डायरेक्ट सेंटेंस होता है तो कोई भी टेंस चलेगा। भाई आप देखिए कॉमा डबल कॉमा में कोटेशन है, अब कोटेशन में फ्यूचर लगाओ, प्रेजेंट लगाओ, जो टेंस लगाना है लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है भाई। चलिए आगे कह रहा है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, V3 आ गया। कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट टाइम इज यूज्ड। सीधी सी बात है, अगर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम यानी टाइम का जो भी पार्ट है वो अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट का है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट, यस्टरडे आ गया मान लो, 2 days अगो आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया, 2 hours अगो आ गया, कोई भी चीज अगर टाइम की पास्ट की है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। ही रोट टू यू यस्टरडे अबाउट हिज मदर चलेगा, आई फिनिश्ड माय लेटर लास्ट नाइट चलेगा, आई हैव फिनिश्ड नहीं लगा सकते लास्ट नाइट के लिए। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। Conditional sentence, the subordinate clause beginning with if is generally present or past tense but not in future tense। ये बहुत clearly बार बार बता चुका हूं मैं, कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि if वाले पोर्शन में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता है। और भी किस में बताया था? if में, when में, as soon as में और unless में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। इफ आई गो टू दिल्ली हो जाएगा, इफ आई विल गो टू नहीं चलेगा। बाद वाले में फ्यूचर टेंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ वाले पोर्शन में नहीं चलेगा। चलिए आगे देखें। व्हेन द फ्रेजेस एज इफ और एज दो आ जाए, पास्ट टेंस एंड प्लूरल फॉर्म द वर्ब शुड बी यूज। अगर एज इफ का प्रयोग किया जा रहा है, एज दो का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप पास्ट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जनरली वर की बात होती है, देखिएगा। ही बिहेव एज इफ ही वर अ मिलियनेयर, एक्चुअली इसे कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। जब भी आप इमेजिनरी कंडीशन की बात करेंगे ना, वहां आप आई वर, ही वर, शी वर का प्रयोग करना है, दैट्स इट। सीधी सी बात बता दी मैंने आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट है, हैड है, V3 है, इज यूज्ड व्हेन द सेंटेंस रेफर्स टू 2 पास्ट एक्शन and one of them occurs earlier than the other। यार यहां मैं ना इसको बहुत बड़ा टेंस बना दिया, बहुत सिंपल कर देते हैं उसे। आप ऐसा समझिए, 2 कार्य अभी से पहले हुए, 2 कार्य अभी से पहले हुए, जो पहले हुआ वहां पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वहां पास्ट सिंपल। लिखा नहीं तो लिख दो। 2 कार्य अभी से पहले हुए, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल। इसी को बिफोर के साथ कनेक्ट करना है तो ऐसे कर दो, बिफोर से पहले हैड V3, बिफोर के बाद V2। वापस बोल रहा हूं, बिफोर से पहले हैड V3, बिफोर के बाद हैड V2, ठीक है ना। When my uncle came to India, I had passed, ठीक है ना। चलिए, वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, ऑफन, व्हेनेवर, ये सब प्रेजेंट सिंपल के सूचक है, यही बता रहा होगा। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, देखो जरा। I usually go, he usually does it, whatever, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रेजेंट सिंपल बोला, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, सेम है दोनों। अगला, इफ द एक्शन बिगैन इन पास्ट, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, अगर अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस क्लास इन दिस क्लास फॉर 2 months, 2 महीने से ऐसा हो रहा है। जो काम पहले शुरू हुआ आप बता रहे हो और अभी तक चल रहा है, ऐसा अगर एक सेंटेंस में शो हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11 नंबर कह रहा है, डू नॉट यूज फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस आफ्टर सच एक्सप्रेशन, सपोज दैट, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, एज इफ। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा,
नोट कर लो अभी के अभी, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम। बहुत सारी बार एग्जाम्पल आए, बहुत सारे बार एग्जाम में आ गए हैं। इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम। पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं आ सकता, फ्यूचर नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। इसके बाद आगे बात कर दोस्तों जेरंड की। जेरंड क्या कह रहा है, देखिए जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ, एक नाउन का रूप होता है, ध्यान रखें हम। पहला रूल कहता है व्हेन एन एक्शन इज बीइंग कंसिडर्ड इन जनरल सेंस जेरंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब जनरल सेंस में बात हो रही है ना, तो सब्जेक्ट की शुरुआत, मतलब सेंटेंस की शुरुआत ही एज ए जेरंड हो जाती है। जैसे स्विमिंग इज अ फेवरेट पास टाइम, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जनरल बात कह रहे हो आप, तो जेरंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। बेसिकली नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बन ही सकता है। जेरंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन शॉर्ट प्रोहिबिशन। शॉर्ट प्रोहिबिशन का मतलब है अगर मना कर रखा है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, गैम्बलिंग इज नॉट यूजफुल या नॉट यूजफुल, ऐसा समझ लें। वहां भी आपका जेरंड सब्जेक्ट बनता है। वर्ब्स सच एज हेल्प, स्टॉप लिख देना, ये डिटेस्ट, अवॉइड, फिनिश, ड्रेड, ये सारे जो हैं ये फॉलोड बाय जेरंड होंगे। सीधा सा निसाब है। हेल्प के बाद, स्टॉप के बाद, डिसलाइक, डिले, पोस्टपोन, सजेस्ट, इनके बाद आपको जेरंड लगाना है। इट इज नो यूज सेइंग नो गुड रिपेंटिंग, आई अवॉइड कॉलिंग, सीधा सा फंडा है आपके लिए। सारे के सारे वर्ब दे रखे हैं, बस लिखना ही आपको है। दोस्तों यही तो फायदा है, सारे के सारे एरर रिलेटेड चीजें एक ही वीडियो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए साहब, अ जेरंड इज प्लेस्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन के बाद जेरंड लगाते हैं, जैसे टायर्ड ऑफ वॉकिंग, फॉन्ड ऑफ राइडिंग। एक्सेप्ट और बट, इसमें इंफिनिटिव आता है। इंफिनिटिव मतलब बिना आईएनजी वाला, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। चलिए, अ जेरंड शोइंग फिजिकल एक्टिविटीज पुट आफ्टर कम और गो। कम और गो के बाद सीधा जेरंड लगाते हैं आपको। ही इज टू गो शूटिंग, कम फिशिंग विद अस। मतलब आप सीधा सादा जेरंड लगा लेते हैं जब आप कम और गो का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां कोई एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। चलिए साहब, नाउन्स फॉलोड बाय अ जेरंड, नाउन्स और उसके जस्ट बाद जेरंड आर पुट इन पजेसिव केस, पजेशन में आ जाएगा। ही हेट्स हिज ब्रदर्स ड्रिंकिंग एवरी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार आया है, हमेशा याद रखना। ये तो नाउन है, मैं तो कह रहा हूं प्रोनाउन ज्यादा आता है एग्जाम में। आपको ये ध्यान रखना है, जहां जेरंड आएगा ना, उससे जस्ट पहले कोई ना कोई पजेशन केस आ जाएगा। पजेशन, ऑब्जेक्टिव नहीं, पजेशन। देखते हैं और भी। इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डिसलाइक, हेजिटेशन, रिस्क, यूज जेरंड। जब भी आपको डिसलाइक, हेजिटेशन है, रिस्क है, ये तीनों वर्ड याद कर लीजिए, इसमें आप जेरंड लगाएंगे। आई डिसलाइक रीडिंग चीप, डिसलाइक डूइंग दिस, है कि नहीं। एडजेक्टिव बिफोर जेरंड आर पुट इन पजेसिव केस, ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला आपको। योर गोइंग अवे, पजेसिव केस ही आएगा जब इसके बाद में आपको जेरंड मिल रहा है। जेरंड से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आई डोंट लाइक हिम गोइंग, हिज गोइंग। हिज गोइंग सही है, हिम गोइंग गलत है। छोटे छोटे नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए, विद अ व्यू टू, इसके बाद भी जेरंड ही आता है। विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी आएगा। विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी आएगा, वो वर्ब नहीं है, जेरंड है। वी गो टू स्कूल विद अ व्यू टू स्टडिंग। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हमने पढ़ा जेरंड, अब पढ़ लेते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पहला रूल, ये कुछ वर्ब्स बता दिए, लर्न, रिमेंबर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, पर्पस, ट्राई, एंडेवर। ये जितने भी सारे वर्ब्स यहाँ लिखे हैं, डिसाइड, हेजिटेट, अंडरटेक, मैनेज, अरेंज, एवर, इन सभी के बाद आपको 2+V1 लगाना है। इन्फिनेटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज नोन एज इन्फिनेटिव। यानी वी एंडेवर टू इनवाइट, वी प्रॉमिस टू डू दैट, वी प्रॉमिस टू डू समथिंग। आपको उसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगाना है, 2+V1 लगाना है। वर्ब सच एज ऑर्डर, टेल, इनवाइट, ऑब्लाइज, अलाउ, परमिट, समथिंग समथिंग, ये सारे जितने भी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड इन्फिनेटिव आता है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू गो, तो आप इस वर्ब के बाद यहां इन्फिनेटिव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बीच में लेंगे, ऑब्जेक्ट बीच में आएगा। ही टोल्ड मी टू कम देयर,
तो ऑब्जेक्ट आ गया, मी बीच में, टू कम बाद में आ गया, इन्फिनेटिव लगाया हमने। वर्ब्स और एक्सप्रेशन लाइक विल, कैन, डू, मस्ट, मे, ये सब जो होते हैं आप, जिनको आप आमतौर पे ऑक्सिलरी भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं, वो हमेशा फॉलोड बाय इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन उसमें टू नहीं आएगा। इन्फिनेटिव आएगा लेकिन टू नहीं आएगा। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई लेट हिम डू दिस वर्क। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। एक्सप्रेशंस लाइक वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन, इन सब में भी इन्फिनेटिव आता है लेकिन टू नहीं आता है। इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव। यू हैड बेटर टेल हिम, आई वुड डू रादर देन सफर। कुल मिला के आपको इन्फिनेटिव लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, टू नहीं लगाना है। सी कैन बी यूज्ड विद इन्फिनेटिव और विदाउट इट, मतलब सी के अंदर दोनों चलेंगे। गो टू सी हिम, गो एंड सी हिम, यानी आप समझ लें इन्फिनेटिव भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। द इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स लाइक डिलाइट, एस्टोनिश, सरप्राइज, हॉरिफाइड, इन सभी के बाद। जैसे आई वॉज एस्टोनिश टू फाइंड हिम, तो इनके बाद भी हमेशा टू लगाना। देखिए ऐसा है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे वर्ब्स आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको देखते जाइए, पढ़ते चले जाइए। बहुत टफ नहीं है, चीजों को लिखना है और याद रखना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे ना, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। और देख लेते हैं दोस्तों, वर्ब नो इज नेवर डायरेक्टली फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। नो के बाद डायरेक्टली कभी भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो कितनी बार, हजारों बार आपने देखा होगा। डू यू नो टू प्ले की जगह हो जाएगा डू यू नो हाउ टू प्ले। कुछ ना कुछ तो चाहिएगा आपको कंजंक्शन के रूप में ऐड करने के लिए, हाउ टू प्ले चलेगा। हैड बेटर में इन्फिनेटिव आएगा लेकिन टू नहीं आएगा, हमने पहले भी पढ़ लिया था। हैड बेटर के बाद टू नहीं आएगा, सीधा ये आ जाएगा। हैड बेटर के साथ सीधा इन्फिनेटिव लगाना है, टू नहीं लगाना है। इन्फिनेटिव इज नॉट यूज्ड विद टू आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं ना, देखना, सुनना, खाना, पीना, ये जो आपके कान करता है, आंख करता है, नाक करता है, जीभ करती है और त्वचा करती है। जैसे आपने देखा होगा, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड नहीं आएगा, टू नहीं आएगा कुल मिला के। आई सॉ हिम, आई हर्ड हर कम, आई हर्ड सुना, हर कम वो आई। अवॉइड यूजिंग स्प्लिट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करेंगे। बाकी ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ब को स्प्लिट कर दिया था, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करेंगे। ही प्लान्ड टू नॉट गो नहीं होगा, नॉट टू गो, टू नॉट गो कभी नहीं होगा, नॉट टू गो होगा। यानी इन्फिनेटिव को अलग अलग मत कर देना। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर लेते हैं, एक एक करके इन्हें भी पढ़ लेते हैं। मे इंप्लाइज परमिशन, एक एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि भैया मे में क्या है, परमिशन है, डाउट है, पॉसिबिलिटी है। जैसे इट मे रेन, मे आई यूज योर पेन। कुल मिला के जहां पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, परमिशन मांग रहे हो, वहां पे मे लगा रहे हो। माइट जो है मे का पास्ट है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा पास्ट टाइम के लिए आए। ऑफन इट इंप्लाइज मोर डाउट देन मे, इससे भी ज्यादा डाउट हो तो माइट भी लगा सकते हो। जैसे इफ द क्लाउड्स आर हॉल्टेड द रेन्स माइट कम, शायद संभावना ज्यादा कम है तो माइट लगाओ, थोड़ी बहुत है तो मे लगाओ, और वैसे मे का माइट पास्ट होता है। कैन एबिलिटी के लिए आता है, आपको पता ही होगा कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए किया जाता है। ही कैन डू दिस, उसकी एबिलिटी है। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा वो पास्ट टाइम का कहे। ज्यादा अनसर्टेनिटी आएगी तो कुड आ जाएगा। शी कुड रिफ्यूज बट शी नेवर डज, वो कर सकती थी लेकिन करती नहीं है, तो पास्ट के लिए आता है। शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, शुड जो है शैल का पास्ट है, और ऑर्डिनेट क्लॉज आफ्टर इन केस सम आफ्टर दिस। जैसे आई शैल गेट सम मनी इन केस ब्रदर कम्स, अगर ब्रदर आता है तो मैं ऐसा करता हूं। इफ यू शुड सी राज गिव हिम माय रिगार्ड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस में शुड लगा सकते हो आप। ऑर्डर दैट, ये भी अपने आप में ऑक्सिलरी है, ध्यान रखिएगा ऑक्सिलरी है। ही टर्न्ड द स्टीरियो डाउन वेरी लो सो दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। शुड कैन ऑल्सो बी यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग द आइडिया दैट समथिंग मस्ट बी डन और इट इज इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें काम करना चाहिए। जैसे शी इंसिस्टेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रेड अलाउड, ऐसा होना चाहिए, वहां शुड लगाते हैं अपन। उसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज में वेयर वी एक्सप्रेस पर्सनल रिएक्शन द इवेंट, जैसे आई एम सॉरी यू शुड थिंक आई डिड इट ऑन पर्पस, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, कुल मिला के चाहिए वाला ही नियम है। उसके बाद आ जाता है मस्ट,
वो हमेशा इन्फिनेटिव आता है, टू नहीं लगाता है। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए होता है, जैसे आई रियली मस्ट स्टॉप दिस, यानी होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आता है। दैट वी आर श्योर अबाउट, आई एम इन लव, दैट मस्ट बी नाइस, हमेशा श्योरिटी के लिए मस्ट लगाते हैं अपन। मस्ट इज यूज आफ्टर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि आई फेल्ट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, जब आप पास्ट रिपोर्टिंग कर रहे हो तब आप मस्ट लगाते हो। शुड एंड ऑट हैव सिमिलर मीनिंग, ऑट और शुड, ऑट टू शुड एक ही बात है, बट ऑट इज फॉलोड बाय टू, जैसे मैंने कहा ऑट टू के साथ टू ऑट के साथ टू लगेगा, वी ऑट टू सी हर टुमारो, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी करनी हो तब शुड और ऑट टू लगाते हैं। ही हैज बॉट 30 pints ऑफ विस्की, दैट ऑट टू बी इनफ, वो इनफ हो जाएगी, तब हम लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा संभावना है, वहां ऑट टू लगाते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। डू इज यूज टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव फॉर्म, ये तो पता ही है आपको, डू का प्रयोग नेगेटिव करने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए काम आता है। आई डोंट लाइक ट्राउट। डू इज यूज इन क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर्स, डू यू, यस ही डज, इस तरह के क्वेश्चन टैग में भी डू काम आएगा। डू इज यूज बिफोर एन इंपरेटिव टू मेक द रिक्वेस्ट मोर परसुएसिव, और ज्यादा परसुएसिव के लिए, जैसे डू अकम्पनी अस, हमारा साथ देना, ऐसा वो कह रहा है। डू इज नॉट यूज इन क्वेश्चंस विच हैव हु, व्हाट और विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी लिख डालो मेरे भाई। हु, व्हाट और विच जब सब्जेक्ट होते हैं तो कभी भी आप डू नहीं लगाते। हु सेड दैट, व्हाट हैपेंड, विच वन इज दैट, कभी भी डू का प्रयोग नहीं करना है। कब? जब ये सब्जेक्ट के रूप में आए तब। इफ हु, व्हाट एंड विच इज द ऑब्जेक्ट तो लगा सकते हो हु डिड यू सी। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हु डिड यू सी थोड़ा सा गड़बड़ है, whom did you see है एक्चुअली में, उसको हु कहा गया है और इसलिए चलेगा। ऑब्जेक्ट वाले केस में तो whom आता है, वैसे ही हमने पढ़ रखा है। Do is also used as ing form when we want to talk about activity that takes a certain time or that is repeated. जैसे I usually do most of my washing on Sundays. Can you do the shopping for her? इस तरह का ing वाला फॉर्म साथ में लिया जा सकता है। चलिए एडजेक्टिव को पढ़ लिया जाए दोस्तों। चलिए कुछ एरर्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्ड क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। चलिए एक एक चीज को बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत बहुत अच्छे से धैर्य बना के रखा है अभी तक आपने, बस अब थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, कंप्लीट कर देते हैं। चलिए उसे। द एडजेक्टिव एंडिंग इन IOR, जैसे कि प्रायर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, पोस्टीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये जो भी वर्ड हो गया IOR वाले, ये टू लगाते हैं, नॉट देन लगाते हैं। ध्यान रखना, देन नहीं लगाते, THAN देन नहीं लगता है। सीनियर टू मी, सुपीरियर टू दैट, देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, ये याद रखना है अपने को। सम एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, ये अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव हैं, इनका कोई कंपैरिजन, कोई सुपरलेटिव, न मोर न मोस्ट, कुछ भी नहीं होगा। इट इज मोस्ट यूनिक बुक, गलत है, इट इज अ यूनिक बुक, काम खत्म ना, अपने आप में कंप्लीट है। और भाई यूनिक यूनिक होती है, ज्यादा यूनिक कम यूनिक क्या होती है? होती नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन कंपेयरिंग टू थिंग्स और अ पर्सन। सीधी सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब आप दो थिंग्स को, दो पर्सन को, कुल मिला के दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए यूज लिया जाता है। बेटर ऑफ द टू बुक्स, मैंने आपको कहा भी था कि द बेटर लगाना है अगर द टू बुक्स आ रहा है तो, ठीक है ना। सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है जब मोर देन टू हो जाता है, जैसे ही इज द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, बेस्ट ऑफ द क्लास, जो भी व्हाटएवर। सो दो से अधिक होते ही सुपरलेटिव डिग्री, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री। डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव नहीं आ सकता, सीधी सी बात है ना। डबल कंपैरेटिव कैसे लगाओगे? वाइजर देन, मोर वाइजर कैसे चलेगा भैया? मोर भी आ गया, वाइजर भी आ गया, नहीं चलेगा। When we compare two qualities in the same person, the comparative ending ER is not used. Very important. जब एक ही नाउन है, उसके दो एडजेक्टिव्स कंपेयर हो रहे हैं, वापस बोल रहा हूं, जब एक ही नाउन है, उस एक ही नाउन के दो एडजेक्टिव्स कंपेयर हो रहे हैं, तो आप ER वाला कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाओगे, आप मोर या मोर का ही प्रयोग करेंगे। यू आर वाइजर देन ओल्ड नहीं, यू आर मोर वाइज देन ओल्ड। जितने तुम बड़े हो उससे ज्यादा तुम वाइज हो, मोर वाइज देन ओल्ड, याद रखना ये बात।
टू एडजेक्टिव्स आ जाती हैं, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड टुगेदर, वन फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर और मोस्ट मस्ट बी फॉलोड द अदर एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन की जगह वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट होगा। भाई आप ये समझो, दो एडजेक्टिव लगाई अपन ने, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री की थी, एक मोर वाली थी और एक बिना मोर वाली थी। तो ये जो मोर वाली है ना, इसको बाद में रखना, पहले रखने से क्या होता है, मोर कॉमन आ जाता है, मोर कॉमन आ जाता है, वाइजर मर जाता है बेचारा। वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइजर पहले आएगा, मोर इंटेलिजेंट बाद में आएगा, ध्यान रखना है अपने को। चलिए साहब और देखते हैं और एडजेक्टिव के नियम क्या है। टू एडजेक्टिव विद डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज, इट शुड बी कंप्लीट देमसेल्फ। सीधी सी बात है, अगर दो एडजेक्टिव लगाओगे एंड से कनेक्ट करोगे तो उनको सेम डिग्री का होना जरूरी है। अगर डिफरेंट डिग्री के लगाओगे तो फिर दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। जैसे ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन, ऐसा नहीं चलेगा। ही इज एज वाइज एज, ये कंप्लीट हो गया, इफ नॉट वाइजर देन, यहां अकेला अधूरा कुछ नहीं चलेगा, ये कंप्लीट करो वो कंप्लीट करो तभी काम चलेगा। When two changes happen together, comparative degree is used in both. इसे हम कहते हैं पैरेलल कंपैरेटिव। दो चीजों में एक साथ बदलाव हो रहे हैं, पैरेलली बदलाव हो रहे हैं, तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। और इससे मजे की बात, दोनों में द आएगा, ये भी जरूरी है, इसमें नहीं लिखा हो तो मैं बता दूं आपको, द हायर यू गो द कूलर यू फील, दोनों में द आएगा, ये ध्यान रखना है अपने को। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन सुपरलेटिव सेंस, इट इज फॉलोड बाय एनी अदर। सीधी सी बात है, जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करोगे और सेंस सुपरलेटिव का बना रहे हो तो आपको बाकी सबसे उसे अलग करना पड़ेगा, एनी अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना ये, कपिल इज बेटर देन एनी बॉलर, गलत हो जाएगा। एनी बॉलर का मतलब है कपिल का कपिल से कंपैरिजन हो रहा है, आपको कपिल को सबसे अलग करना पड़ेगा। अलग करने का तरीका अदर लगा दो, दूसरों से, एनी अदर बॉलर, किसी भी दूसरे बॉलर से, राइट। कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय एडिंग वर्थ इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्थ सीइंग की जगह सीइंग, साइट वर्थ सीइंग। बात समझना, जब आपको कंपाउंड एडजेक्टिव लगाना है तो वर्थ के साथ, तो उसको नाउन के बाद में लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव पहले नहीं आता। आमतौर पे क्या होता है, एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है। जैसे ब्यूटीफुल होम, यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर वर्थ वाला है तो उसको बाद में लेंगे और नाउन को पहले लेंगे। दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, बात समझ आ गई ना, नाउन पहले आ गया, एडजेक्टिव बाद में आ गया। When two or more comparatives are joined by and, they must be in the same degree। मैं बता चुका हूं आपको कि अगर and से जोड़ोगे दो एडजेक्टिव्स को, सेम डिग्री में होना जरूरी है। रसेल was one of the wisest and most learned, दोनों सेम डिग्री होने चाहिए। Two objects are compared, then avoid repetition of noun that is used again। मतलब क्या होता है कि जब वापस से वापस होता है ना, तो नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। अभी समझाता हूं कैसे। द क्लाइमेट ऑफ रांची बेटर देन गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है भैया। रांची का क्लाइमेट गया से बेहतर थोड़ी है, गया के क्लाइमेट से बेटर है। वापस समझो आप, एक तरफ तो रांची का क्लाइमेट है, एक तरफ गया खुद है, ऐसा कैसे चलेगा। रांची का क्लाइमेट गया के क्लाइमेट से ज्यादा अच्छा है, और रिपीटेड करना है क्लाइमेट, उसकी जगह क्या लगा लेंगे, दैट ऑफ गया। वापस बोल रहा हूं, क्लाइमेट ऑफ रांची बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया, उसकी जगह हो जाएगा दैट ऑफ गया, सीधा सा फंडा। चलिए साहब, कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग अदर देन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बट। ये ध्यान रखना है कि आपको बट का प्रयोग नहीं करना है, अदर लगाना है। ही टर्न्ड आउट टू बी नो अदर देन, याद रख लो, नो अदर के साथ देन आता है, नो अदर के साथ देन आता है, नो अदर के साथ देन आता है। लाइकली, सर्टेन एंड श्योर आर फॉलोड बाय टू। लाइकली के बाद और सर्टेन के बाद, श्योर के बाद टू आता है। वी आर श्योर टू नीड, वी आर लाइकली टू विन, तो आपको इनके बाद टू भी लगाना है। चलिए कंफ्यूज एडजेक्टिव बता देता हूं। ब्यूटीफुल इज यूज्ड एज वुमेन एंड हैंडसम फॉर मेन, पता होना चाहिए भाई, लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, लड़के हैंडसम होते हैं। लेस रेफर्स टू क्वांटिटी एंड फ्यूअर डिनोट्स नंबर। वापस सुन लीजिए, लेस क्वांटिटी की बात करता है, फ्यूअर हमेशा नंबर की बात करता है। फ्यूअर नंबर के लिए, लेस क्वांटिटी के लिए। लास्ट इज फाइनल ऑर्डर, लेटेस्ट इज लास्ट अप टू द टाउन, यानी ये टाइम के लिए आ गया, ये पोजीशन के लिए आ गया। नोट कर लो,
लेटेस्ट आ गया टाइम के लिए, लास्ट आ गया पोजीशन के लिए। ईच इज यूज फॉर वन ऑफ टू और मोर थिंग्स, एवरी इज यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स टेकन एज अ ग्रुप। सिंपल फंडा रखो, ईच की बात जब आप करते हो ना तो प्रत्येक की बात कर रहे हो, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हो। एवरी की जब बात कर रहे हो तो है तो अकेले सिंगुलर, लेकिन उसमें सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। ये बहुत डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना। ईच ऑफ द टू बॉयज ही रीड एवरी बुक। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी काउंटिंग हो जाए ना आपको ईच ही लगाना है, एवरी लगा ही नहीं सकते। क्यों? ईच में इंडिविजुअलिटी है, एवरी में नहीं है, ध्यान रखें आप। ओल्डर रेफर्स टू पर्सन, एल्डर रेफर्स टू पर्सन ओनली। एल्डर सिर्फ पर्सन के लिए आएगा, ओल्डर पर्सन और थिंग दोनों के लिए आ सकता है। लिटिल का मतलब है नॉट मच और अ लिटिल का मतलब है एटलीस्ट सम। क्या मतलब है भाई? लिटिल लगाते हैं ज्यादा नहीं है, अ लिटिल लगाते हैं एटलीस्ट कुछ तो है, दोनों ही कम है। ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा अ लिटिल, लिटिल हो जाएगा नेगेटिव। वापस सुन लो, लिटिल हो जाएगा नेगेटिव, अ लिटिल हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरी बात सुन लो, अ लिटिल आता है हमेशा एनफ यानी पर्याप्त के लिए, है ना, एटलीस्ट कुछ तो है, पर्याप्त है। और लिटिल आ जाएगा है ही नहीं भैया, पर्याप्त ही नहीं है, इनसफिशिएंट के लिए आएगा। फार्दर आएगा डिस्टेंस के लिए, फर्दर आएगा एडिशनल के लिए, उसके आगे और आगे, ठीक है ना। चलिए साहब, बॉम्बे इज फार्दर देन दिल्ली, आई शैल गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, और आगे पोजीशन में, ये पोजीशन वो डिस्टेंस। डबल टी वाला लेटर आ जाता है सेकंड ऑफ द टू, बाद वाले की बात कर रहे हो। लेटर आता है टाइम के लिए, लेटर टाइम के लिए, लेटर पोजीशन के लिए। अब आखिरी चीज आ जाती दोस्तों एडवर्ब, और एडवर्ब की एरर भी देख लेते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। बहुत लंबे समय से आप चैप्टर सुन रहे होंगे, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया है समझाने का, ज्यादा समय था नहीं टाइम वेस्ट करने का, तो मैं वैसे भी नहीं करता हूं, इसमें बिल्कुल नहीं किया, टू द पॉइंट आपको थ्योरी बताता चला गया। चलिए दोस्तों एडवर्ब को पढ़ लेते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ब दैट ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन जोड़ता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ध्यान से देखिएगा, जो भी मैनर का, प्लेस का, टाइम का एडवर्ब है उसे वर्ब के बाद में रखेंगे। रनिंग स्लोली, वर्क केयरफुली, मेट हिम यस्टरडे, ये सब के सब बाद में आएंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना, नेवर, ऑफन, यूजुअली, ये सब वो सब जो आएंगे, या अदर एडवर्ब्स ऑलरेडी, जस्ट, क्वाइट, ये सब जो है ना वर्ड से पहले आएंगे। ही ऑफन गोज, ही क्वाइट एग्रीज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सभी के लिए पहले आएगा। जनरली फाइनली ये सब जो है वर्ब के बाद में आते हैं। द एडवर्ब एनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भी बाद में रखते हैं। शी इज कनिंग एनफ टू टैकल हिम, ये ध्यान रखना, कनिंग एनफ आएगा, एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए एनफ को। एवर इज समटाइम्स इनकरेक्टली यूज फॉर नेवर, एवर का प्रयोग नेवर के लिए मत करो। ही सेल्डम और एवर नहीं होता है, ही सेल्डम और नेवर, न के बराबर, मतलब नेवर अपनी जगह पे, एवर अपनी जगह पे, ये ध्यान रखना बस हमेशा। नॉट का प्रयोग नहीं होता है विद वर्ड्स हैविंग नेगेटिव मीनिंग, अब वो खुद ही नेगेटिव है, खुद ही नेगेटिव है और आप नॉट लगा रहे हो, कैसे चलेगा? द टीचर फॉरबिड, अब फॉरबिड खुद ही नेगेटिव है और आप नॉट एक्स्ट्रा लगा रहे हो, अरे चलेगा ही नहीं ना। फॉरबिड मी टू गो, अपने आप ही आ गया आंसर। द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड मॉडिफाइज, ओनली का प्रयोग जस्ट बिफोर आना चाहिए, नहीं तो क्या है, ओनली का कंफ्यूजन हो जाता है कि ओनली किसके साथ है। तो ओनली हमेशा वहीं लगाओ जो एक्चुअली में ओनली हो, जैसे हरी आंसर्ड ओनली 2 क्वेश्चंस, ओनली हनी आंसर, मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है ना। एन एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से पहले एडवर्ब नहीं आएगा। ही क्विकली डिड द जॉब नहीं आएगा, ही डिड द जॉब क्विकली, हमेशा बाद में ही आएगा, ठीक है। द ऑक्सिलरी हैव टू एंड यूज टू कम आफ्टर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आते हैं हैव टू और यूज टू, यूज टू और हैव टू एडवर्ब के बाद आते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, ही ऑफन यूज टू गो टू सिनेमा, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा एडवर्ब भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहां तक हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हमने सिखाई, एक एक चीज समझाई, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपने हमारा साथ बनाए रखा। आई नो वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कुछ और टिप्स हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार आप लोगों ने, अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यारा चैनल एस चांद अकेडमी। थैंक यू एंड टेक केयर।